ये घटना उस समय की है जब मैं असम के एक छोटे गांव में नाव चलाने का काम करता था। उस दौरान मुझे एक ऐसा सवारी मिला जिसके लिए मुझे एक लाश को अंतिम संस्कार के लिए उसके गांव तक पहुंचाना था। पर वो सफर कुछ ऐसा भयानक होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम मणि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 1997 की, जब असम के नदी के किनारों में मैं नाव चलाने का काम करता था। क्योंकि उस समय लंबा सफर तय करने के लिए अच्छे सड़कें नहीं हुआ करते थे। एकमात्र अच्छा और किफायती रास्ता तब नदी ही हुआ करते थे। उस दिन देर शाम मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो दरअसल एक शव को नदी पार कराने के लिए मेरे नाव पर लाए थे। उन्होंने बताया कि उस आदमी की मौत अस्पताल में एक दिन पहले हुई थी, पर कागजी कार्रवाई को पूरा करते करते उस आदमी के शव को वापस लाने में थोड़ा देर हो गया। खैर, वो अब मुझसे चाहते थे कि मैं अपने नाव में उस शव को लेकर उसे उसके गांव तक पहुंचाऊं, जहां उनका अंतिम संस्कार होना था। हालांकि नदी के किनारे में अकेला नाविक नहीं था, लेकिन ज्यादा रात होने के कारण कोई भी नाव वाला इतने दूर गांव में नहीं जाना चाहता था, खास करके एक मृत शरीर को लेकर, सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि रात ज्यादा होने की वजह से मैंने उनसे ज्यादा पैसों की मांग की थी, जिसके लिए वो मान भी गए थे। हालांकि मेरा नाव इतना बड़ा नहीं था कि मैं सभी को एक साथ ले जा सकूं, इसलिए मैं उन लोगों को वहीं रखकर उस लाश को लेकर नदी के रास्ते चल पड़ा। तब यही करीब रात के 11 बज रहे थे, इसलिए नदी के चारों ओर घना अंधेरा था और उसी सन्नाटे में मैं अकेला उस लाश को लेकर आगे चलता जा रहा था। हालांकि उस दिन के पहले मैंने ऐसे कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन उस लाश की मौजूदगी में मुझे हल्की सी बेचैनी हो रही थी। हालांकि ये स्वाभाविक तो था, पर कुछ दूरी पर पहुंचते ही अचानक मुझे किनारे की तरफ एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसके सफेद दाढ़ी, पुरानी सी पोशाक और हाथ में लाठी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो कोई मौलाना होगा, जिसने मेरी तरफ देखकर मुझे रुकने का इशारा किया और मुझसे कहा कि उन्हें पास के गांव तक जाना है। हालांकि मेरा नाव उतना बड़ा नहीं था, पर किसी मौलाना को बीच रास्ते में अकेला छोड़ना ठीक ना समझकर मैंने अपनी जगह उन्हें दे दी और खुद खड़े होकर एक लंबे बांस के मदद से नाव को धकेलने लगा। हालांकि मैं ये देखकर हैरान जरूर था कि उन्हें उस लाश को देखकर डर नहीं लगा। वैसे तो शुरुआत में वो आदमी जिसे मैं मौलाना समझ रहा था, वो मुझसे बड़े ही अच्छे से बातें कर रहा था, पर कुछ देर के बाद उन्होंने अचानक से मुझसे बात करना बंद कर दिया। वैसे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, पर न जाने क्यों अचानक मुझे एक बहुत ही गंदा सा बदबू आने लगा, जो कि ठीक मेरे पैर के पास से आ रहा था, यानी कि जहां वो आदमी बैठा हुआ था। इसलिए ये देखने के लिए कि वो बदबू कैसी है, मैंने अपनी नजरें नीचे घुमाई, लेकिन मैंने वहां पर जो देखा उसे देखकर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरे सामने वो आदमी उस लाश के हाथ को कफन से बाहर निकालकर उसे चबा रहा था। हालांकि मैंने इसे कोई वहम समझकर अपने पलकों को कई बार झपकाया, लेकिन नहीं, वो सब हकीकत में मेरे सामने हो रहा था। वैसे तो मैंने उस आदमी को रोकने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाया, पर उस दौरान वो आदमी जैसे आवाज निकाल रहा था, ऐसे लग रहा था कि मानो वो कोई जानवर हो। उसकी आंखें भी जानवरों जैसी चमक रही थी, इसलिए मैंने डर के मारे अपने हाथ पीछे कर लिए। हालांकि मैं उस वक्त भागना तो चाहता था, लेकिन आसपास के सुनसान इलाके को देखकर मुझ में नाव से कूदने का हिम्मत नहीं हुआ, इसलिए मैं ऐसा दिखावा करने लगा जैसे मुझे कुछ नहीं पता।
पर तब मैं इतना डरा हुआ था कि डर के मारे मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में चप्पू को लाखों बार चलाया था, पर उस दौरान मैं जब धीरे धीरे चप्पू को चलाने की कोशिश कर रहा था तब मेरी उंगलियां तक कांप रही थी। मैं असलियत को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर न जाने कैसे उस आदमी को ये पता चल चुका था कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दूरी तक चप्पू चलाने के बाद मुझे एक हंसी की आवाज आने लगी, जो कि थी तो बहुत ही हल्की आवाज, पर वो आवाज धीरे धीरे मेरी हिम्मत को तोड़ रहा था। रात को उस सुनसान नदी में एक नरभक्षी को अपने सामने देखकर मेरी रूह तक कांप रही थी। तब मेरे पास चप्पू चलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे चीजें और भी घिनौनी और डरावनी होती जा रही थी, क्योंकि उस नरभक्षी के हड्डियों को चबाने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं हिम्मत करके तिरछे नजरों से उस नरभक्षी की ओर देख रहा था, पर उसके चेहरे के वहशीपन को देखकर मैं ज्यादा देर वहां रुकना ठीक नहीं समझा, बल्कि मैं एक ऐसे किनारे की खोज में लग गया जहां से कोई रास्ता साफ दिखाई दे। वैसे तो ये सब चीजें मेरे साथ तकरीबन आधे घंटे से हो रहा था, पर वो आधा घंटा भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कई समय से वहीं कैद हूं। पर जैसे मुझे एक साफ किनारा दिखाई दिया, मैंने नदी में कूदते ही तैरना शुरू कर दिया। पर न जाने क्यों किनारे की तरफ बढ़ते हुए मेरे कानों में वो हंसी की आवाज और भी तेजी से गूंज रही थी, इसलिए मैं जितना तेज हो सके उतना तेज वहां तैर रहा था। पर किनारे तक पहुंचने तक मेरी सांसें फूल चुकी थी, इसलिए मैं कुछ पल वहीं घुटनों के बल बैठा रहा, इस उम्मीद में कि वो डरावनी हंसी अब रुक जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो बदबू जो मुझे अपने नाव में आ रहा था, वो बदबू अब मुझे वहां भी आने लगा था। इसीलिए उस रात में तब तक नहीं रुका जब तक मैं पास के एक गांव तक नहीं पहुंच गया। उस रात मैं डर के मारे सारी रात जागता रहा, और जब सुबह हुई और मैं अपने नाव की तरफ वापस गया तो देखा कि वहां बहुत सारे लोग जमा है, जो कि नाव में रखे उस लाश के वजह से था। पर जब मैंने उस लाश को देखा तब उसका एक हाथ आधा कटा हुआ था, एकदम वैसे जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोचकर खाया हो। हालांकि जब मैंने ये सब उस लाश के परिवार वालों को बताया तब उन्होंने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, पर उस रात मेरे साथ जो हुआ वही सच्चाई थी। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये घटना साल 2011 की है, जब मेरी पोस्टिंग दार्जिलिंग के पास कुर्सियांग में हुई थी। उस समय मुझे सरकारी सर्वे के लिए कुछ महीनों के लिए इस इलाके में रहना पड़ा था, जहाँ की ठंडी हवा, घने जंगल और पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा अपनी शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि इस शांति के पीछे एक अनकही कहानी छुपी है। वहां रहने के लिए मुझे एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस मिला, जो कि शहर से थोड़ा दूर एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ था। ये जगह दिन में जितनी सुंदर लगती थी, रात में उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी, क्योंकि रात के समय वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन आ जाता था और वहां इतना अंधेरा होता था जैसे उसका कोई अंत ही ना हो। खैर, वहां काम करते हुए कुछ ही दिनों में मुझे इन सब का आदत पड़ने लगा था, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ समय बीत गया, मुझे यहाँ वहाँ के लोगों से टाउ हिल और वहाँ के विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल के बारे में
अजीब बातें जानने को मिली। कहते थे कि जंगल के बीच डेथ रोड नाम की एक सड़क है जहां कई लोग किसी अंधे की ताकत को महसूस कर चुके हैं, पर उस समय मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। खैर, एक शाम मैं इसी सोच के साथ काम खत्म होते ही अपने गेस्ट हाउस लौट रहा था, पर उस समय मुझे इस बात की भनक नहीं थी कि मैं किस सड़क पर हूँ, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला नहीं था। इसलिए मुझे रास्ता दिखाने के लिए वहाँ मेरे साथ मेरा एक लोकल साथी भी था, पर न जाने क्यों मुझे उसके कदमों की रफ्तार पहले से ज़्यादा लग रही थी। मैंने सोचा कि देर होने के कारण शायद उसे घर जाने की जल्दी होगी, इसलिए मैं भी थोड़ा तेजी से चलते हुए उसके साथ चल रहा था। लेकिन जैसे हम कुछ दूर चले गए, हवा अचानक ठंडी और भारी महसूस होने लगी। चारों तरफ तो सन्नाटा था ही, पर अब उस सन्नाटे में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि पेड़ों के पत्तों की सरसराहटें भी अलग से महसूस हो रही थी। इसी दौरान अचानक मुझे लगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा है, क्योंकि मैं हम दोनों के अलावा किसी तीसरे शख्स की कदमों की आहट को साफ सुन पा रहा था। हालांकि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद जाकर हमें दूर से किसी बच्चे की आहट सुनाई दी, जो कि उस रास्ते के किनारे यानी कि जंगल के छोर से आ रही थी। पर जब मैंने उस तरफ देखा, मेरे होश का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने वहां एक लड़के को खड़ा देखा, पर बिना किसी सर के। वो मुझसे तकरीबन 20-25 हाथ दूर एक पेड़ के पास खड़ा था। उस डरावने और अविश्वसनीय नज़ारे को देखकर मैं कुछ पलों के लिए वहीं जम गया। मैं इतना हैरान और आश्चर्यचकित था कि कुछ पलों के लिए मैं सांस लेना भी भूल गया था। और मेरा साथी, वो तो वही चिल्लाते हुए सीधे पीछे की ओर भागा, लेकिन मैं जैसे पत्थर का हो गया था। फिर अचानक वही सिर वहीं आकर थी, यानी कि वो बिना सिर वाला लड़का अचानक दौड़ने लगा, इतनी तेजी से कि पलक झपकते ही वो जंगल के घने अंधेरे में गुम हो गया। हालांकि उसके कदमों की आवाज अब भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। उस खौफनाक दृश्य को देखने के बाद उस रात गेस्ट हाउस पहुंचकर मैं ठीक से सो नहीं पाया। मेरे मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या सच में मैंने वो देखा या ये सब मेरा भ्रम था। घंटों बाद भी मेरी आंखों के सामने उसकी छवि अब भी थी। वो शरीर, वो तेज दौड़ते पैर और वो अजीब सा सन्नाटा, जिसके कुछ दिनों के बाद ही मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगी। मैं जब भी आईने में देखता तो ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। उसी दौरान कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ जाती थी, जबकि खिड़कियां और दरवाजे तो बंद होते थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कानों में किसी ने फुसफुसाया हो, क्योंकि मुझे अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ बहुत ही साफ सुनाई देती थी, जैसे मेरे कान के पास कोई खड़ा होकर बात कर रहा हो। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। फिर एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। हालांकि वो दस्तक बहुत ही धीमी और सामान्य थी। ऐसे लगा जैसे किसी पड़ोसी ने मुझे दस्तक दी हो। यानी कि मैंने पहले सोचा कि शायद वो मेरा साथी होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। पर जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मैंने देखा वही सिर वही लड़का, यानी कि बिना सिर वाला लड़का वहां खड़ा है, जो इस बार बहुत करीब दरवाजे के एकदम पास खड़ा था। उसकी गर्दन से गहरी काली छाया उठ रही थी, जिसे अंधकार खुद ही उसमें समाई हो। मैंने तेजी से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर जाकर बैठ गया।
पर मुझे महसूस हो रहा था कि वो अब भी बाहर है। उस रात के बाद जाकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर मैं यहाँ और रुका तो कुछ न कुछ बहुत बुरा होगा। इसलिए अगली सुबह ही मैंने अपना सामान पैक किया और वापस जाने का फैसला कर लिया। पर जाते वक्त मेरी नज़र जंगल की तरफ गई और मुझे लगा कि पेड़ों के बीच से कोई मुझे देख रहा है। वैसे तो मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि वो सब मेरे डर के वजह से था, पर उस नज़ारे को देखकर आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। क्या वो सच में एक आत्मा थी या मेरे दिमाग का खेल, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैंने देखा था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि कौशिक जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।